वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम जो नेटवर्क टेक्निक्स हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं नेटवर्क्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम सारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म हम लेते हैं इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर, वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी फंक्शन, कोई भी टास्क या कोई भी जॉब, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। और प्रोजेक्ट नेटवर्क के अंदर जब हम ग्राफिकली एक्टिविटीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके नेटवर्क बनाते हैं, तो उस नेटवर्क के अंदर एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एरो खींच देते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ एरो हम लगा देते हैं। तो उस एरो से हम एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एक एक्टिविटी के दो एंड होंगे। तो हर एक्टिविटी के लिए एक तो वो टाइम फिक्स होगा जब वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और एक वो टाइम फिक्स होगा जब वो एक्टिविटी फिनिश होगी। तो कहने का मतलब है कि एवरी एक्टिविटी हैव टू डेफिनेट इवेंट्स। तो वो पॉइंट जब कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग इवेंट, और वो निश्चित समय जब एक्टिविटी पूरी होती है दैट इज़ कॉल्ड द फिनिशिंग इवेंट। तो जब भी हम किसी एक्टिविटी को दिखाते हैं तो एक एरो से दिखाएंगे, एंड जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगी वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारा एरो होगा, और जो लेफ़्ट साइड में जो इसका एंड होगा, इस इवेंट को, इसको बोलते हैं हम टेल इवेंट। और जो राइट साइड में इवेंट होगा, यानी जहाँ एक्टिविटी फिनिश होगी, उसको हम बोलते हैं हेड इवेंट। तो प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एक सिंपल एरो से दिखाते हैं। और मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्टिविटीज़ की, कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कुछ रिसोर्स हमारे लगते हैं, कुछ रिसोर्स हमारे कंज्यूम होते हैं। जब तक कोई रिसोर्स कंज्यूम ना हो किसी एक्टिविटी में, तो वो एक्चुअल में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। तो सिंपली एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएंगे उसका, जिसको हम बोलते हैं टेल इवेंट, जहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है, और एक वो पॉइंट जहाँ पे एक्टिविटी फिनिश होती है उसको हम बोलते हैं हेड इवेंट। अब सेकंड टर्म आ जाती है इवेंट। व्हाट इज़ ए इवेंट? तो इवेंट क्या होता है? इवेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होता है प्रोजेक्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी आइदर स्टार्ट्स और फिनिशेस। एक निश्चित पल होता है, वो एक निश्चित इंस्टेंट होता है जब कुछ घट जाता है। जैसे हम कहें कि कोई एक्टिविटी है हमारी एक्सक्वेशन की, हम कहते हैं एक्सक्वेशन स्टार्टेड। तो एक्सक्वेशन स्टार्टेड जो है ये एक पर्टिकुलर इवेंट है, एक फिक्स टाइम होगा जब वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और जब एक्टिविटी ये हमारी एक्सक्वेशन की एक्टिविटी जब फिनिश होगी तो वो भी एक निश्चित समय होगा जब वो फिनिश होगी। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट इज़ ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन एन एक्टिविटी आइदर स्टार्ट्स और फिनिशेस। तो इवेंट को दिखाने के लिए हम नोड्स का प्रयोग करते हैं। सर्कल से हम उसको दिखाते हैं, और या तो हम सर्कल से दिखाएंगे या उसको हम स्क्वायर से दिखाएंगे। और मेन बात क्या है कि इवेंट के लिए कोई भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं होता, ना टाइम कंज्यूम होगा ना रिसोर्स कंज्यूम होगा। अब ये मैंने आपको दिखाया है डायग्राम बना करके। कोई भी नेटवर्क है हमारा, उसके अंदर ये जो 1, 2, 3 और 4 हैं, दीज आर ऑल इवेंट्स। और ये जो एरो से मैंने दिखाया है, दीज आर एक्टिविटीज़। दिस इज़ एक्टिविटी, this is another activity, this is another activity, and this is also another activities। तो जो भी एरोज से हॉरिजॉन्टल लाइन
या वर्टिकल लाइन से हम एरोज से दिखाते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, वो होते हैं हमारी एक्टिविटीज़। और सर्कल के अंदर जब हम एक्टिविटीज़ के एंड्स को दिखाते हैं, यानी डेफिनेट टाइम्स को हम दिखाते हैं, जब या तो एक्टिविटी स्टार्ट होगी या फिनिश होगी, उसको बोलते हैं इवेंट्स। इसके बाद एक टर्म आ जाती है नेटवर्क। अब नेटवर्क का क्या मतलब है? नेटवर्क का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को हम ग्राफिकली ऑन ए पीस ऑफ पेपर या इन द फॉर्म ऑफ चार्ट हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट कर दें, जिसके अंदर एक्टिविटीज़ भी दिखाएं हम और इवेंट्स को भी दिखाएं, तो जब ग्राफिकली हम कोई फ्रेमवर्क में उनको डाल दें बाय कंसिडरिंग देयर टाइम ड्यूरेशन आल्सो, तो वो जो फ्रेमवर्क बनेगा उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। जैसे कि इस फिगर के अंदर ये नेटवर्क मैंने दिखाया है, तो इसमें एक्टिविटीज़ भी दिखाई है मैंने और साथ साथ ये इवेंट्स भी मैंने दिखाए हैं। एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं लॉजिकली उनके सीक्वेंस के हिसाब से, तो जो फ्रेम बनता है दैट फ्रेम इज़ कॉल्ड नेटवर्क। अब इस फ्रेम के अंदर मैंने एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल वे में प्लेस किया है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, लॉजिकल वे का मतलब है कि कौन सी एक्टिविटी कब आएगी, किस एक्टिविटी का किस से रिलेशन है। सपोज कर लीजिए जो ए एक्टिविटी है ये है खुदाई की एक्टिविटी, और बी एक्टिविटी है लेइंग फाउंडेशन कंक्रीट, और सी एक्टिविटी मान लीजिए वो कोई और है हमारी ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो लॉजिकली क्या होगा, जब तक बी एक्टिविटी पूरी नहीं होगी, लेइंग फाउंडेशन कंक्रीट पूरा नहीं होगा, तो हम सी एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब तक खुदाई पूरी नहीं होगी, ए एक्टिविटी पूरी नहीं होगी हमारी, वी कैन नॉट स्टार्ट बी। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज से दिखाए हैं, 10, 20, 30, 40, दीज आर इवेंट्स। और कैपिटल A, B, C, D, these are shown as various activities of the project. नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से हमारे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़, और बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़े बड़े हेड्स के अंडर काम होता है, बड़े बड़े सेक्शंस में हम उसको प्रोजेक्ट को दिखा देते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली किसी बड़े प्रोजेक्ट को जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, हम एक ही टाइम में एक साथ उनको हम मैनेज नहीं कर पाते। तो हम काम को एफिशिएंटली करने के लिए, काम की एफिशिएंट प्लानिंग के लिए या एफिशिएंट कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को हम छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं या छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में, सेक्शंस में या हेड्स में, ताकि उन अलग अलग कंपोनेंट या सेक्शंस के काम को हम ईज़िली मैनेज कर पाएँ और अच्छे से कंट्रोल कर सकें, ताकि हम उसकी बेटर प्लानिंग कर सकें। जिस तरह हम सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं नॉर्मली, तो बिल्डिंग के अंदर भी हम सिंपल ब्रेक कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। जैसे कि आपने फर्नीचर का, लकड़ी का काम एक अलग हेड में डाल दिया, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग्स का एक अलग हेड बना दिया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का एक अलग हेड बना दिया, स्टील का अलग बना दिया, और वो काम अलग अलग बंदे को हम हैंड ओवर कर देते हैं विद फुल सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उस काम को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करने से
हमारे को पता होगा कि किस सेक्शन के काम को कौन देख रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, एंड वी आर एबल टू मेक एफिशिएंट प्लानिंग एज वेल एज बेटर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्रेस। अब सिंपल हम मान लो एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो हम उसकी एग्जांपल के लिए ये एक सिंपल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दिखाई है मैंने। हमने उसको 4-5 जो है ना सेक्शंस में ब्रेक कर दिया। पहला मैंने ले लिया इसमें वर्क इन फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के अंदर जो भी काम होगा दैट इज अंडर वन हेड, एंड दिस इज मैंने ब्रेक कर दिया, दिस इज वन वर्क इन फाउंडेशन। सेकंड जो मैंने इसमें दिखाया वो दिखा दिया वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। थर्ड मैंने दिखा दिया वर्क ऑफ प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग। फोर्थ मैंने कर दिया इसमें वर्क ऑफ स्टील, लेइंग स्टील एंड कास्टिंग ऑफ कंक्रीट स्लैब। और पांचवा मैंने ब्रेक किया इसको वर्क ऑफ फिनिशिंग एंड डेकोरेशंस। इस प्रकार से वी कैन हैंडल दिस प्रोजेक्ट प्रॉपरली। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आ जाती है डम्मी एक्टिविटीज़। एक टर्म आती है नेटवर्क के अंदर जिसको हम बोलते हैं डम्मी एक्टिविटीज़। अब जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा डम्मी, तो डम्मीज़ जो होती हैं वो हम शक्ल कह सकते हैं उनको, हम डम्मीज़। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर जब हम इनकी बात करेंगे तो हम एक्टिविटीज़ की हम शक्ल, आर्टिफिशियल एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, हम फिक्टिशियस एक्टिविटी प्रोजेक्ट में डाल देते हैं इन बिटवीन इवेंट्स। पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस ये होता है एक तो नेटवर्क को अच्छा लुक देने के लिए, नेटवर्क को कई बार हम सिमेट्री देने के लिए भी डम्मी एक्टिविटी डाल देते हैं इसमें। और दूसरा पर्पस ये होता है कि इससे एक्टिविटीज़ की डिपेंडेंसी का हमारे को थोड़ा रहता है, कि डिपेंडेंसी का पता चलता है कि किस इवेंट के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी। तो डम्मी जो एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि ये रियल एक्टिविटीज़ नहीं होती, एक्चुअल एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए डम्मी एक्टिविटीज़ को हम नेटवर्क को पूरा करने के लिए या उसके लुक को एनहांस करने के लिए हम ऐड करते हैं बस। इसलिए ये एक्टिविटी एक्चुअल में एक्टिविटी नहीं होती, देयरफॉर दे विल नॉट कंज्यूम एनी टाइम एज वेल एज एनी रिसोर्स। तो रिसोर्स और टाइम को ये नहीं खाएंगी। तो ये मैंने डम्मी एक नेटवर्क डम्मी एक्टिविटी डाल के दिखाया है। एक्टिविटी ए, बी, देन एक्टिविटी सी, एक्टिविटी ई, दीज आर द रियल एक्टिविटीज़। और डम्मी एक्टिविटी को डी से दिखाया है, तो ये सिर्फ कनेक्टिविटी दिखाने के लिए मैंने इसमें डम्मी एक्टिविटी दिखा दी। एक्चुअली डी एक्टिविटी इज नॉट ए रियल एक्टिविटी, it is just added in the network to show the connectivity between various activities। अब इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा कि 7th जो आइटम रहेगा हमारा इसके अंदर, 6th आइटम रहेगा, वो रहेगा टाइम एस्टिमेट्स की बात करेंगे हम। तो नेटवर्क बनाते समय, नेटवर्क से जब हम प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, तो 3 तरह के टाइम एस्टिमेट्स हम कंसिडर करते हैं। वन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट कौन सा होता है कि इट इज़ द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी अंडर आइडियल कंडीशन, ignoring likely problems which may come on the way while performing an activity। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी कि किसी एक्टिविटी को करते समय हम ये मान के टाइम कैलकुलेशन करें कि ये एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करेंगे तो कोई भी हर्डल नहीं आएगी, कोई भी किसी टाइप की प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी और कम से कम समय में ये एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। तो हम जब ऐसा सोच करके टाइम एस्टिमेट निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो इसको हम TO से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय TO, T ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट क्या होता है
किसी भी एक्टिविटी को करते समय जब मैक्सिमम समय लगे, मैक्सिमम समय कब लगेगा? जब किसी एक्टिविटी को करते समय मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, मैक्सिमम अनसर्टनिटीज आए, अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस हों, तो उस केस में मैक्सिमम टाइम लगता है। तो उस टाइम को हम टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द टाइम एस्टिमेट इज़ कॉल्ड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि काम कर रहे हैं हम, तो हर टाइप की प्रॉब्लम उसमें आ रही है। एंड दिस इज़ द टाइम टेकन बाय द एक्टिविटी अंडर वर्स्ट कंडीशंस। थर्ड हमारा आ जाता है मोस्ट लाइकली टाइम, टीई। तो पेसिमिस्टिक टाइम को टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट लाइकली टाइम, टीएल। अच्छा, टीएल क्या होता है? टीएल वो टाइम होता है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ नॉर्मली जिस टाइम के अंदर पूरी होती है। तो ये वो टाइम है जब कोई भी एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशंस कंप्लीट होती है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जब हम प्रोजेक्ट में लेते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत रुकावट ज़रूर आती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कि वो या तो वो जैसे मैन पावर की प्रॉब्लम हो सकती है, या साइट के ऊपर एकदम से रेनफॉल आ गई, उसकी वजह से काम हमारा सफ़र हो गया, या किसी मशीनरी की वजह से आपका काम डिले हो गया। तो नॉर्मल डिलेज हम इसमें अलाउ करते हैं। और अंडर नॉर्मल डिलेज जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोई एक्टिविटी टाइम लेती है नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में, तो उसको हम बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टीएल। और टीएल जो होता है पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बीच में कहीं हमारे को मिलता है। तो पेसिमिस्टिक टाइम को हम इस ग्राफ में देखेंगे तो पेसिमिस्टिक टाइम में क्या है, हमारे को मैक्सिमम टाइम लग रहा है, ये देखो मैक्सिमम टाइम लग रहा है। और टी ऑप्टिमिस्टिक में हमारे को मिनिमम टाइम लग रहा है। तो इन बिटवीन कहीं भी हमारे पास टीएल आएगा, वो टाइम में आएगा जब कोई एक्टिविटी पूरी होगी। या इस तरह भी आप इसको देख सकते हो ग्राफ को, टाइम एस्टिमेट दिखा रखा है। ये मैंने ऑप्टिमिस्टिक टाइम लिया है और ये मैंने टीपी लिया है, पेसिमिस्टिक टाइम है। और इनके बीच में कहीं हमारा टीएल आएगा। दिस इज द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। तो इसको आप सिंपल वे में भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि सिंपली जैसे मैंने आपको एक काम दिया, मैंने आपको अपनी स्कूटर दी और 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, वहाँ मैंने आपको बोला कि वहाँ से पेट्रोल आपको डलवा के लाना है। तो व्हाट इज़ ऑप्टिमिस्टिक टाइम? आप सीधा स्टार्ट करके गए स्कूटर और जाते ही आपका नंबर वहाँ लग गया और सीधा आप वापस आ गए, तो वो आपका मिनिमम टाइम होगा। दैट इज़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम। कोई रुकावट बीच में नहीं आए आपको। पेसिमिस्टिक टाइम कौन सा होता है? यहाँ से आप चले स्कूटर लेके, पैसे ले जाना भूल गए, वापस आए, पैसे ले गए, रास्ते में ट्रैफिक मिली आपको और फिर पेट्रोल पंप पे आप पहुँचे तो वहाँ भी आपको समय लग गया डलवाने में। और इसी तरह वापसी पे बीच बीच में हर्डल जाए तो मैक्सिमम टाइम आपको लगा। तो सपोज कर लो ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपका 10 मिनट लगा और पेसिमिस्टिक आपको लग गया मान लो 25 मिनट। तो इन बिटवीन जो टाइम होगा कि 10 मिनट और 25 मिनट के बीच में एक ऐसा टाइम होगा जो नॉर्मली हमारे को लगता है किसी एक्टिविटी को करने में। नॉर्मली जब आप वहाँ जाओगे तो हो सकता है एक आधी स्कूटर हो, थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो, तो आप हो सकता है 15 मिनट में वापस आ जाओ। तो दैट इज़ कॉल्ड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, कि नॉर्मली जो हमारे को समय लगता है किसी एक्टिविटी को पूरा करने में। इसके बाद हो जाता है एक्सपेक्टेड टाइम और द एवरेज टाइम। तो ये एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी का जब हम टाइम ड्यूरेशन निकालते हैं तो कितना टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्टिविटी में लगेगा। तो उसके लिए हम ना तो बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इग्नोर कर सकते और ना हम टोटली ऑप्टिमिस्टिक हो सकते कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस केस में हम ये जो फार्मूला है, फार्मूले से हम ये निकाल लेंगे कि व्हाट इज़ टीई। हम तीनों टाइम एस्टिमेट्स को कंसिडर करेंगे। दिस इज़ टी ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज़ टीपी टी पेसिमिस्टिक
एंड दिस इज़ मोस्ट लाइकली टाइम TL। तो ये फार्मूले से हम एक्टिविटी का ड्यूरेशन निकालेंगे 3 टाइम एस्टिमेट्स को कंसिडर करते हुए। जो टाइम हम निकालेंगे दैट इज़ द एक्सपेक्टेड और एवरेज टाइम फॉर डूइंग एन एक्टिविटी। T0 + 4 टाइम्स TL + TP डिवाइडेड बाय 6। ये जो टाइम आएगा हमारा, इस टाइम को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम फॉर एन एक्टिविटी। तो ये टाइम ड्यूरेशन हम नॉर्मली अलाउड करते हैं एक्टिविटी को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? जब भी हम नेटवर्क के अंदर एक्टिविटीज़ को प्लेस करते हैं, तो एक्टिविटीज़ को प्लेस करते हैं तो प्लेस करते समय हमारे पास किसी भी काम को करने के अलग अलग कई अल्टरनेटिव मेथड होते हैं। अल्टरनेटिव मेथड से मतलब है मेरा कि एक्टिविटीज़ को अलग अलग तरीके से हम नेटवर्क में डाल करके और प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को करने के या प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के अलग अलग अल्टरनेटिव मेथड हो सकते हैं, अल्टरनेटिव पाथ हो सकते हैं। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है? ये वो रास्ता है, वो एक्टिविटीज़ का पाथ है जिसके अंदर प्रोजेक्ट को पूरा करने में मैक्सिमम टाइम लगता है। तो जब किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में मैक्सिमम टाइम लगे तो इसका मतलब मैक्सिमम रिसोर्स कंज्यूम होंगे, जैसे मैन है, मटेरियल है, मशीनरी है, ये मनी है। तो सारे के सारे रिसोर्स भी ज़्यादा लगेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि ये वो पाथ है जिस पाथ के अलोंग मैक्सिमम रिसोर्स लगते हैं और मैक्सिमम जो है उसमें टाइम लगता है। तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। और CPM नेटवर्क जो होते हैं उसमें हम क्रिटिकल पाथ को ही फोकस करते हैं। तो ये मैं अगर डायग्राम से इसको दिखाऊं तो सपोज कर लिए ये कोई भी हमारा नेटवर्क है किसी प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर मैंने 4-5 एक्टिविटी दिखाई है। तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2 पाथ है हमारे पास। 1 इज द पाथ अलोंग इवेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरा हमारा पाथ क्या हो सकता है? अलोंग इवेंट नंबर 1, 2, 4 एंड 5। तो डायग्राम में दिख रहा है, एक तो ये पाथ हो सकता है आपका और दूसरा ये पाथ हो सकता है 1, 2, 4 एंड 5। अब ये मैंने डेज़ वगैरह इनके दिखा रखे हैं। एक्टिविटीज़ 1, 2 के लिए 5 डेज़, 2, 3 के लिए 4 डेज़, 3, 4 के लिए 6 डेज़ एंड 4, 5 के लिए 3 डेज़ सपोज हैं हमारे। तो जो पहला पाथ हमारा 1, 2, 3, 4, 5, इसके लॉन्ग अगर हम टाइम निकालें पूरे प्रोजेक्ट का तो ये टाइम हमारा आ जाता है 18 डेज़। इन सब को जोड़ेंगे हम 5 + 4 + 6 + 3, तो ये हमारा 18 डेज़ आ गया। और दूसरा जो पाथ हमारा 1, 2, 4, 5, इसके लॉन्ग अगर टाइम हम ऐड करते हैं तो 5 + 8 + 3, 5 + 8 + 3, तो ये हमारा आ जाता है 16 डेज। तो यहाँ हमारा आ जाता है 16 डेज। तो ये टाइम आपका आएगा 16 डेज। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ हमारा? इट इज़ दैट पाथ अलोंग विच प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन मैक्सिमम टाइम। तो जो पहला पाथ है हमारा, पाथ अलोंग 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ विच इज शोन बाय द बोल्ड लाइन्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा आइटम आ जाता है अर्लीस्ट इवेंट टाइम। तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होता है? किसी भी अर्लीस्ट TE मीन्स अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और अर्लीस्ट इवेंट टाइम। तो TE से दिखाते हैं इसको। तो ये इसमें इवेंट वर्ड आया है। इससे पहले जो हमारे टाइम एस्टिमेट्स आए थे TO, TL, TP, ये जो एस्टिमेट्स आए थे हमारे TO, TL, TP और TE, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़। लेकिन जो TE है, दिस इज द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि एक टाइम है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
दिस इज द अर्लीस्ट इवेंट टाइम, इसको अर्लीस्ट इवेंट टाइम बोलते हैं। तो दिस इज द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इज दैट टाइम when an event took place, and event happens to be only when all the activities leading to the events are completed। तो जो TE है हमारा अर्लीस्ट इवेंट टाइम, कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब कोई भी इवेंट कंप्लीट होता है, और कोई भी इवेंट पूरा कब होगा? जब उस इवेंट की तरफ आ रही एक्टिविटीज़ पूरी होंगी, वो तभी पूरा होगा। जैसे कि इस फॉर एग्जांपल हम इस डायग्राम में देखें कि इवेंट नंबर 2 कब होगा? जब एक्टिविटी, जो पहली एक्टिविटी है जिसमें 5 दिन लग रहे हैं, ये एक्टिविटी पूरी होगी। तो कोई भी इवेंट कब होता है? व्हेन ऑल एक्टिविटीज़ विच आर लीडिंग टुवर्ड्स द इवेंट आर फिनिश्ड। जैसे कि हम इसमें बात करें पाथ नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए, तो TE क्या आएगा हमारा? पाथ नंबर 1, 2, 3 और 4 के लिए। तो इसके लिए क्या आएगा हमारा? 5, पाथ नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए ये हमारा नेटवर्क है 1, 2, 3, 4 के लिए। तो 1, 2, 3, 4 के लिए क्या आएगा? 5 डेज प्लस 4 डेज प्लस 6 डेज प्लस 3 डेज। तो दिस इज 5, 4, 6 डेज, 5, 4, इवेंट नंबर 4 तक ये हमारा आ गया 15 दिन। और ये इसके अलोंग अगर आप देखो 1 to 4 के अलोंग, तो ये हमारा क्या आएगा? 5 + 8, दिस इज 5 + 8, यू विल गेट 13 डेज। तो इवेंट नंबर 4 के लिए, ये 4 नंबर इवेंट है, 4 के लिए हमारा कितना टाइम आया? इवेंट नंबर 4 कब पूरा होगा? इवेंट नंबर 4 कब पूरा हो रहा है हमारा? अलग अलग पाथ पे, एक पाथ पे हो रहा है हमारा 13 दिन और एक पाथ पे हमारा 15 डेज। लेकिन एक्चुअल में इवेंट नंबर 4 कब होगा? जब इवेंट नंबर 4 पे आने वाली सभी एक्टिविटीज़ पूरी हो जाएंगी, और सभी एक्टिविटीज़ 1, 2, 3, 4 पाथ के लॉन्ग पूरी हो रही हैं। तो इवेंट नंबर 4 के लिए TE जो हमारा होगा दैट विल बी 15 डेज। देन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, एक टर्म आती है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट जो स्टार्ट टाइम है, इसको हम लेटेस्ट इवेंट टाइम भी बोलते हैं। तो इट इज़ दैट टाइम बाय विच एन इवेंट टुक प्लेस, या लेटेस्ट टाइम व्हेन एन इवेंट टुक प्लेस विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को डिले करने से, डिले ना हो, और कितना समय हम लेट कर सकते हैं किसी के स्टार्ट को, किसी भी इवेंट के स्टार्ट को कितना हम डिले कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और द लेटेस्ट इवेंट टाइम। तो इसको हम बोलते हैं TL से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और TL, जैसे कि हम इवेंट नंबर 4 की बात करें, तो व्हाट इज़ द TL फॉर इवेंट नंबर 4? TL फॉर द इवेंट नंबर 4 इज़ 15 डेज। TE तो हमारा है 15 डेज, और नीचे से अगर हम इसको देखते हैं तो ये 13 डेज आ रहा है। तो 15 - 13 जो आप निकाल लेंगे डिफरेंस, दैट इज़ कॉल्ड स्लैक टाइम। हमारे पास 2 दिन का समय है, ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिले किए बिना हम इस इवेंट को 2 दिन हम इसके स्टार्ट को डिले कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड TL - TE इज़ द स्लैक टाइम अवेलेबल विद दैट। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या टाइम फिक्स किया है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमने कितना टाइम उसको हमने दिया है, कितना टाइम की हमारी एग्रीमेंट हुई है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, व्हाट इज़ द इनिशियल टाइम विच इज़ अलॉटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर टू कंप्लीट द वर्क। तो इस नेटवर्क के अंदर, जैसे ये हमने छोटा सा एक नेटवर्क दिया है
तीन, जिसके अंदर दो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी ए और बी। अब टी ई अगर हम देखें इसकी अर्ली स्टार्ट टाइम की हम बात करें, किसी भी एक्टिविटी के लिए अर्ली स्टार्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए टी ई, यहाँ पे जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो यहाँ टी ई 0 है। इसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन आपने 6 दिन डाला तो यहाँ पर टी ई कितने हैं हमारी, टी ई को हम इवेंट के ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे टी ई कितना होगा सेकंड इवेंट के लिए 6 डेज और थर्ड के लिए कितना आ गया हमारा 13 डेज। लेकिन अगर आपने ये टोटल हमारा टी ई कितना आया 13 डेज आ गया हमारा ये। लेकिन अगर हमने इनिशियल एग्रीमेंट के अंदर उसको 15 डेज दिए हुए हैं तो हमारा जो ऑब्लिगेटरी टाइम है टी एस, दिस इज़ 15 डेज, तो हम वो इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 दिन का टाइम अवेलेबल है तो दिस टी एल इज इक्वल टू टी एस। तो इस प्रकार से हम TL 15 लेकर चलेंगे, 2 दिन का हमारे पास सिलेक्ट टाइम है। 15 में से फिर ये हम बैकवर्ड पास से घटाएंगे एक्टिविटी ड्यूरेशन 7 डेज, तो ये TL आ जाएगा हमारे पास 8 डेज। TE 6 दिन है हमारे पास, यहाँ भी 2 दिन का टाइम है और इसी तरह यहाँ पर हमारा 2 दिन आ जाएगा, 8 - 6 = 2। तो पहली एक्टिविटी को भी हम 2 दिन से डिले कर सकते हैं ताकि ओवरऑल हमारा 15 डेज में काम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब एक्टिविटी ड्यूरेशन की हम बात करेंगे कि व्हाट इज एक्टिविटी ड्यूरेशन। कोई भी एक्टिविटी के लिए जो हम टाइम अलॉट करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ड्यूरेशन, यानी एस्टिमेटेड टाइम व्हेन एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड। तो वो कोई भी यूनिट हो सकती है, आवर्स हो सकती है, डे हो सकती है, वीक या मंथ, वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के साइज के हिसाब से। तो एक्टिविटी ड्यूरेशन इज दैट एस्टिमेटेड टाइम विच इज़ अलॉटेड फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाता है अर्ली स्टार्ट टाइम, TES। तो अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज दैट टाइम व्हेन एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट एंड दिस is equal to the earliest expected time TE of the preceding event, that is tail event। तो by definition early start time क्या हुआ हमारा, early start time वो टाइम है जब किसी एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कब होगी, जब जो प्रेसिडिंग इवेंट है वो होगा। तो जब प्रेसिडिंग इवेंट होगा तभी हमारी अगली एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। तो वट एवर इज द एक्सपेक्टेड टाइम अर्लीस्ट TE, अर्ली स्टार्ट टाइम, वट एवर इज द एक्सपेक्टेड TE ऑफ द प्रेसिडिंग इवेंट दैट इज टेल इवेंट, दैट इज कॉल्ड द अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी। अब इस नेटवर्क के अंदर जैसे कि हम इसकी बात करें, एक्टिविटी ए की बात करें हम, तो व्हाट इज TES, अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए अर्लीस्ट कब स्टार्ट हो पाएगी, इसका टेल इवेंट है हमारा 1 और टेल इवेंट पे क्या है, TE कितना है 0। एवरी प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एट 0 इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो 0 डेज। So this is the TES of the activity A is 0 days, also called TE of the event number 1। TE of event number क्या है 1, preceding event 1 है हमारा और इसके TE हमारा 0 है। तो this is called earliest start time of activity A is 0 days because an initial event take place at 0 unit of time। इसी तरह एक्टिविटी बी के लिए अगर निकालेंगे हम, तो बी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, एट जब ये जो TE होगा, इवेंट नंबर 2 जब पैदा होगा तभी ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी। और इवेंट नंबर 2 के लिए TE क्या है, अर्लीस्ट टाइम क्या है
दिस इज 6 days. तो TE ऑफ द इवेंट नंबर 2 इज 6 days. इसके बाद आ जाता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम. अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? इट इज़ द अर्लीस्ट टाइम व्हेन एन एक्टिविटी इज गोइंग टू फिनिश. तो अर्लीस्ट टाइम, जो फिनिश टाइम जब हम एक्टिविटी का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्टिविटी का TE लेते हैं, अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन. और अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होता है? वो टेल इवेंट का TE ऑफ द टेल इवेंट होता है. TE ऑफ द टेल इवेंट प्लस D इज द एक्टिविटी ड्यूरेशन. अगर हम एक्टिविटी A की बात करें तो A की एक्टिविटी के लिए TEF क्या आएगा? अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या आएगा? टेल इवेंट. TE ऑफ टेल इवेंट इज 1 का TE 0 प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन 6 days. इसी तरह एक्टिविटी नंबर B के लिए अगर हम निकाल लें तो इसके लिए TE कितना है हमारा टेल इवेंट का? TE हमारा कितना है टेल इवेंट पे? टेल इवेंट में हमारा TE है 6. तो TE ऑफ द टेल इवेंट, एक्टिविटी B स्टार्ट कब होगी? जब ये इवेंट पैदा हो जाएगा. तो ये इवेंट पैदा कब होगा? TE के ऊपर. तो TE हमारे पास 6 है. तो 6 + 7, एक्टिविटी ड्यूरेशन इज 7 days. तो दिस विल बी 13 days. दिस 13 विल बी द अर्लीस्ट फिनिश टाइम. अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आएगा. लेटेस्ट स्टार्ट टाइम TLS से हम इसको डिनोट करते हैं. और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? किसी भी एक्टिविटी के लिए इट लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग ओवरऑल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. जैसे TLS, तो लेटेस्ट वो टाइम है जब हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन ओवरऑल कंप्लीशन टाइम डिले नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट का. तो TLS क्या हुआ हमारा? TLS क्या हुआ? लेटेस्ट फिनिश टाइम में से हम एक्टिविटी ड्यूरेशन घटा देंगे. जैसे कि हम एक्टिविटी A के लिए बात करें तो एक्टिविटी A के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है हमारा? लेटेस्ट फिनिश टाइम TL हमारा है इसके अंदर 2 days. ये TL है एक्टिविटी A के लिए. और TE कितना है? तो इसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना है? तो ये हमारा हुआ 2 days एक्टिविटी A के लिए. एक्टिविटी A को हम 2 दिन से डिले कर सकते हैं. दिस इज द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी A कैन बी डिलेड बाय 2 days. जबकि एक्टिविटी B के लिए क्या है हमारे पास? TL कितना है? 8. तो एक्टिविटी हमारी जो B है उसके लिए हमारे पास TL आ गया 8. इसी प्रकार आ जाएगा नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम. लेटेस्ट फिनिश टाइम इज द डिफाइंड एज द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी इज गोइंग टू फिनिश विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट. लेटेस्ट फिनिश टाइम है किसी भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कितना लेट फिनिश होने जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेस्ट फिनिश टाइम. लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एक्टिविटी A के लिए हम बात करें तो TL हमारा क्या था? लेटेस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू TL ऑफ द फॉरवर्ड इवेंट. तो एक्टिविटी A के लिए हमारा TL कितना था? फॉरवर्ड इवेंट के लिए दिस इज आवर 8 days फॉर एक्टिविटी A. और एक्टिविटी B के लिए 15 days. तो ये हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोट की. फ्लोट एक इम्पोर्टेंट टर्म है नेटवर्क के अंदर. और फ्लोट क्या होता है? फ्लोट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड एक्चुअल टाइम टेकन बाय द एक्टिविटी. यानी किसी प्रोजेक्ट के अंदर
मैक्सिमम टाइम कितना है कंप्लीशन के लिए और एक्चुअल में प्रोजेक्ट कब पूरा होने जा रहा है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्लोट। फिर टोटल फ्लोट एक डेफिनेशन आती है, टोटल फ्लोट। व्हाट इज टोटल फ्लोट? टोटल फ्लोट of the project can be defined as the difference between TLS minus TES। TLS क्या होता है जी? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। TLS टोटल फ्लोट इज इक्वल टू TLS माइनस TES। TLS क्या है? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और TES क्या है? लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। इनके बीच का डिफरेंस जो आएगा हमारा, जैसे हम एक्टिविटी बी की बात करें तो एक्टिविटी बी के अंदर हमारा कितना आ जाता है? ये एक्टिविटी बी के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा? TLS क्या है हमारा एक्टिविटी बी के लिए? 8 है। TL लेटेस्ट हम 8 दिन में इसको स्टार्ट कर सकते हैं और TE हमारा है 6 डेज, तो 8 माइनस 6 हमारे पास 2 दिन आ जाते हैं। इसी तरह एक्टिविटी या हम लेटेस्ट फिनिश की बात अगर हम करें तो लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारा यहाँ देखिए 15 दिन है हमारे पास और ये 13 है, तो 15 माइनस 13 यू विल गेट 2 डेज। तो 2 डेज इज आवर टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट का मतलब है हमारे पास 2 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी है। हम 2 दिन इन एक्टिविटीज़ को अगर किसी वजह से हम डिले हो जाते हैं तो वी कैन विद इन 2 डेज अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो वी आर ऑन टाइम, वी आर नॉट गोइंग टू डिले द प्रोजेक्ट। देन फ्री फ्लोट एक टर्म आती है। फ्री फ्लोट मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम of the succeeding activity minus earliest finish time of the activity under consideration। free float क्या होता है? It is defined as the difference between earliest start time of succeeding activity minus earliest finish time of the activity under consideration। तो जो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के लिए फ्री फ्लोट देख रहे हैं हम, उस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी वो सक्सीडिंग एक्टिविटी होगी। तो उसके लिए जो अर्ली स्टार्ट टाइम है वो और जो एक्टिविटी अंडर कंसिडरेशन है वो अर्लीस्ट कब फिनिश हो रही है उनके बीच का डिफरेंस आएगा ये। तो एक्टिविटी ए के लिए अगर हम देखें तो व्हाट इज TES अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी बी माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी ए। तो दिस इज 6 माइनस 6 बराबर 0। इसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट फ्लोट दूसरी एक्टिविटीज़ को ना देखते हुए कितना हमारे पास फ्लोट है, कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट की जब हम बात करेंगे तो 2 चीज़ हमारे को पता होनी चाहिए। वन इज़ द सक्सीडिंग एक्टिविटी एंड वन इज़ द प्रेसीडिंग एक्टिविटी। सक्सीडिंग एक्टिविटी मीन्स आगे जो एक्टिविटी आने वाली है वो, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ मीन्स जो पीछे एक्टिविटी चल रही है हमारी वो। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट फ्लोट? इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अर्ली स्टार्ट टाइम किस चीज़ का? सक्सीडिंग एक्टिविटी। मान लो पहली एक्टिविटी हमारी है